जी आवाज सुन पा रही मेरी? हर्षिता फिर निकल गई है। अच्छा, रिमूव हुई है वो या फिर हाँ, क- अब कर दोबारा दिया। से ज्वाइन करनी। कर दिया सर मैंने ऐड। कर दिया सर। आवाज आ रही है बेटा आपको? अभी जुड़ी नहीं है ना शायद, इसमें मैं देख नहीं पा रहा हूँ। जुड़ गए हैं सर। जुड़ गए? हम्म। तो मेरी आवाज ऑडिबल है? या हाँ जी मैम, आ रहे हैं। चलिए। सर ये जरा इंट्रो दीजिए। आवाज आ रही है आपकी प्रॉपर, मुझे मिल रही है? पहले आप बताइए, सुन पा रहे हैं हम लोगों को आप कि नहीं अच्छे से? हाँ जी सर, हाँ जी। ओके, बताइए थोड़ा सा अपने बारे में, 5 वर्ड में जानते हैं आप। आ, हम्म। सर मेरा नाम ईशा हर्षिता है। मैं शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। एंड मैंने अपना ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में बीएससी मैथ्स ऑनर्स लेडी श्री राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी मैथमेटिक्स में हंसराज कॉलेज से किया है 2017 में। एंड उसके बाद से मैं यूपी पीसीएस एंड यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। ये मेरा सेकेंड इंटरव्यू होगा। लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू यूपी पीसीएस में दिया था, जी जी। बट मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्या कमी रह गई थी आपके हिसाब से? सर एक्चुअली मैथमेटिक्स में मेरे सेकेंड ऑप्शनल में काफी कम मार्क्स थे, उसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। आप शाहजहांपुर से हैं? जी। शाहजहांपुर शहर को किसने बसाया? सर शाहजहां एम्परर के टाइम में दो उनके डिग्नेटरीज थे, दिलेर खान और दय्यर खान। तो उन्होंने शाहजहां के लिए काफी कुछ जो सर्विस थी उससे इम्प्रेस होके शाहजहां ने यहाँ पर जो गर्रा रिवर बहती है तो वहां की लैंड उनको दी थी। तो इन दोनों लोगों ने 1647 में शाहजहानपुर बसाया था। बट 1813 तक ये बरेली डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट रहा, उसी के सब डिवीजन में आता रहा। बट 1813 में शाहजहानपुर गवर्नमेंट ऑफ मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत बसाया गया था। ओके। शाहजहांपुर के दो ऐसे व्यक्तित्व बताइए आप मुझे जो 20वीं सेंचुरी जो हमारा फ्रीडम मूवमेंट था उसमें बहुत योगदान रहा हो। सर अशफाक उल्ला खान एंड राम प्रसाद बिस्मिल शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। एंड उन्होंने रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के टाइम में काकोरी कांड में उनका योगदान रहा है। जो काकोरी कांड था उसमें उनकी अहम भूमिका रही है। वो दोनों लोग शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। गंगा एक्सप्रेसवे आपके जिले से जा रहा है, क्या लाभ होंगे इसके शाहजहांपुर को? जी सर। सर इससे जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा उसमें। एंड जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, मतलब जो यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं या जो यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, उनका उत्पादन बड़े बड़े शहरों में पहुँचने में काफ़ी आसानी होगी। एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी इसका काफ़ी योगदान होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और बताइए, आप तो मैथ से इतना बेहतर हैं, फिर आप सिविल सेवा में क्यों आना चाह रहे हैं? मैथ से ऑनर्स हैं, मैथ से पीजी हैं, वाई आर नॉट गो टू द पीएचडी एंड अदर सेक्टर्स? सर अ, बचपन से ही मतलब मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, तो पहले तो मेरे माता पिता का ये सपना है कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं। एंड फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद से जब से मैंने इस चीज़ की तैयारी शुरू की है, तब से एक और जज्बा आ गया है कि ये जो जॉब है ये बहुत डाइवर्स फील्ड का एक्सपीरियंस मुझे देगी। एंड सोशल सर्विस का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म यही है जहाँ पे मैं अपना बहुत अच्छे से कंट्रीब्यूट कर पाऊंगी। अगर मैं ऐसा टीचिंग में जाती हूँ। ऐसा कुछ डाइवर्स तो आपको देंगे नहीं। अभी मेरे आपके मेंबर में बैठे हुए हैं यहाँ पर, डिप्टी एसपी सर भी बैठे, ब्यूरो सर बताएंगे आपको कितना डाइवर्स है। खैर वो बात की बात। अच्छा अभी बताइए, तो फिर मैथ का योगदान है कुछ इसमें? क्यों मैथ लेके बेकार कर रहे हैं आप सिविल सेवा में आने के लिए? मैथ का योगदान क्या है इसमें? कुछ है सिविल सेवा में? नहीं है? आप हाँ सर, अगर समझाएंगे, मैथ का प्रयोग कहाँ करेंगे? अम, सर जैसे कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं या कहीं पर भी कोई कॉन्ट्रैक्ट देना है, तो कुछ वेरियस फील्ड्स हैं मैथमेटिक्स की
जैसे ऑपरेशनल रिसर्च, उसमें मतलब हम लोगों को एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रोग्राम में पढ़ाया जाता है कि बहुत सारे अगर जगह पे कहीं पे मतलब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में अगर कहीं पे रोड्स बननी है तो उसका ऑप्टिमम जो प्रोडक्शन है या मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए वहां पे थोड़ा यूज हो सकता है। त्योहार में ऐसा लगता है आपको कुछ कर पाएंगे आप? व्यवहारिक रूप में ऐसा संभव नहीं। खैर, अनुज सर प्लीज। जी, गुड इवनिंग हर्षिता जी। गुड इवनिंग सर। Myself Anuj Singh Chauhan. I am Block Development Officer from 2013 batch. Am I audible to you? यस सर, गुड इवनिंग सर। जो मैंने सोचे थे वो अनुपम सर ने आपसे पूछ लिए हैं। आपने स्कूलिंग आपकी हुई है, आपके स्कूल के नाम के साथ में तक्षशिला जुड़ा हुआ है। तक्षशिला एक हमारे यहाँ बहुत ही पॉपुलर साइट रही है, उसके बारे में बताइए कुछ। सर एंशियंट टाइम में तक्षशिला और नालंदा एक बहुत बड़े मतलब इंस्टीट्यूट माने जाते थे, जबकि तक्षशिला एक कोई इंस्टीट्यूट नहीं है बट एक जगह का नाम है जहाँ पर गुरु और शिष्य परंपरा ज्यादा चलती थी। एंड वहां पे बहुत से लोगों ने बहुत अच्छी शिक्षा ग्रहण करी है। तो कहाँ पे एंशियंट इंडिया है के टाइम तक्षशिला मैडम? सर तक्षशिला आप आपकी आवाज ऑडिबल नहीं है, क्लियर नहीं आ रही है, आप प्लीज रिपीट कर देंगे? तक्षशिला कहाँ पे सिचुएटेड, कहाँ पे है अभी? सर अगर अभी देखेंगे तो पाकिस्तान एरिया में उसका मेजर एरिया पोर्शन लाई करता है ओके, तक्षशिला का। ठीक है। तक्षशिला से जुड़े हुए कुछ एंशियंट इंडिया के कुछ स्कॉलर्स के नाम बता पाएंगे आप? आई एम सॉरी सर, अभी इतना रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, याद नहीं आ रहा है। अच्छा, मैथमेटिक्स में आपने पीजी किया हुआ है। एंशियंट इंडिया के कुछ पॉपुलर मैथमेटिशियंस के नाम आप बता पाएंगे? सर सबसे फेमस तो आर्यभट्ट जी रहे हैं, जिन्होंने आर्यभट्टीय लिखी है मैथमेटिक्स का, जो जिसमें काफी कंट्रीब्यूशन है आर्यभट्टीय का। एंड साथ में जी, ब्रह्मगुप्त रहे हैं, जिन्होंने जीरो को डिस्कवर किया था। एंड उसके अलावा वराहमिहिर एक स्कॉलर रहे हैं, उन्होंने भी मैथमेटिक्स में उनका काफी योगदान रहा है। अच्छा। अभी तो मैं ये 3 ही याद ओके, कर पा रही हूँ। 20th सेंचुरी के कुछ मैथमेटिशियंस के नाम आप बता पाएंगे? सर 20th सेंचुरी में एक फेमस मैथमेटिशियन शकुंतला देवी रही हैं, जिन्हें ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से भी जाना जाता है। हम्म एंड उसके अलावा जो एक सर अभी तो यही याद है आ रहा है। पॉपुलर मैथमेटिशियन रहे हैं। अभी हाल में ही 22 दिसंबर को हम लोग उनका जन्मदिन भी मनाते हैं। सर रामानुजम जी। ओके, बहुत अच्छा। रामानुजम थ्योरी, थ्योरम आपने पढ़ी होगी कहीं पीजी में अपनी पढ़ाई में। सर आपकी आवाज डिस्कनेक्ट हो गया, फिर से आप प्लीज रिपीट कर दीजिए। रामानुजम थ्योरम के बारे में आपने पढ़ा हुआ है? सर मैंने रामानुजम नंबर के बारे में सुना है, जो 2 ओके, डिजिट्स के सम के बराबर होता है एंड 2 डिजिट्स का सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी वही नंबर आता है। रामानुजम के कुछ बहुत पॉपुलर कैलकुलेशंस हैं, वो उनसे पहले टफेस्ट हार्डेस्ट समझे जाते थे और ये माना जाता था कि वो कैलकुलेशन इजीली नहीं किए जा सकते, उसे उन्होंने किया है। कुछ आपने पढ़ा है इसके बारे में? आई एम सॉरी सर बट अभी याद नहीं है, अभी याद नहीं है, सॉरी सर। आप साथ में यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं? यूपीएससी का अटेम्प्ट अभी तक दिए हैं आपने? सर मेरे 4 अटेम्प्ट्स हुए हैं एंड एक बार मैंने मेंस लिखा है, बट इंटरव्यू कॉल नहीं रहा है। अभी 2 अटेम्प्ट्स बाकी हैं। यूपीएससी में ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका क्या है? सर मैथमेटिक्स ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा है। ठीक है सर। अनुपम सर, अब आप आगे कंटिन्यू करिए। सूरज जी, जी सर। शिवांग जी, जिसको भी आवाज आ रही है आप लोगों को सर? शिवांग सर। यस सर। सर हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ पूछिए। जी सर।
ओके। तो हेलो जी जी, आ रही यस समझ में, सर, आ रही। गुड इवनिंग सर। सर, आ रही है? गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग मैम। आपने 2017 में पीजी कंप्लीट किया है? यस सर। ओके। अभी हम 2023 में हैं, तो अभी 6 ईयर हो चुके हैं। तो मुझे कोई 3 रीजन बताइए कि हम आपको क्यों सिलेक्ट करें। सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट 2018 में था, बट कॉन्सिक्वेंटली 3 बार प्रीलिम्स फेलियर मतलब फेल किया मैंने। एंड 2021 में मैंने यूपीएससी मेंस लिखा, बट उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फिर मैंने मेजरली अपना जो मतलब फोकस था वो यूपी पीसीएस में लगाया। एंड 2022 में मेंस क्लियर करके इंटरव्यू कॉल रहा। फिर उसके बाद अभी मैं 2023 का पेपर अटेम्प्ट किया। सो इस ड्यूरेशन में सर मैंने ये जाना कि परसेवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस सर्विस में। एंड अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता तो मेरे में उतना पेशेंस नहीं होता। बट अभी इतना कॉन्सिक्यूटिव फेलियर्स के बाद जो पेशेंस एंड परसेवरेंस आया है, एंड ये क्वालिटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं सिविल सर्विसेज में। तो अगर देखा जाए तो इन क्वालिटीज के रहते हुए मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। एंड ये चीज मेरे मन में आया है कि सिविल सर्विसेज ही क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों मैं मतलब कैसे मैं कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो इन वैल्यूज को देखते हुए मैं अप्रोप्रिएट कैंडिडेट होंगी जिसका सिलेक्शन होना चाहिए यूपी पीसीएस में। ओके, तो बहुत बात ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या ये भी मैं निष्कर्ष निकालूं कि जिनका पहले अटेम्प्ट में हो जाता है उनके अंदर परसेवरेंस और पेशेंस नहीं होता है? नहीं सर, ये मैं नहीं कह सकती हूँ, बट ये मैंने अपने पर्सपेक्टिव से देखा है। अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में होता तो शायद मैं उतनी राइट। मतलब परसेवरेंस एंड टॉलरेंट में नहीं होती। ओके मैम, ओके बात मैम। बाकी जिनका फर्स्ट दो। अटेम्प्ट में। जी सर। हाँ, आप प्लीज कंप्लीट कीजिए। यस। सर जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाता है, मे बी वो उनकी स्ट्रैटेजी ज़्यादा सही होती हो। एंड बहुत सारे फैक्टर्स इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में लगते हैं। उनका कंसंट्रेशन पावर या वो ज़्यादा फोकस उस टाइम पे रहे हो, एंड सारी स्ट्रैटेजी के साथ उन्होंने क्लियर कर लिया हो। तो इस वजह से। ओके मैम। दो कॉन्सेप्ट हैं जो उत्तर प्रदेश में पिछले 3 से 4 सालों में बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं, चाहे वो मीडिया कवरेज के द्वारा हो या फिर आम जनमानस में। वो दो कॉन्सेप्ट का नाम मैं लेने जा रहा हूँ, आप उस पे अपनी टिप्पणी दीजिए। सर पार्डन, मैं आप प्लीज़ एक बार क्वेश्चन हाँ, रिपीट कर दीजिए। क्या मैं ऑडिबल हूँ? हेलो। हाँ हाँ जी हाँ। सर, आप प्लीज़ एक बार हाँ, रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। हाँ जी। मैंने कहा कि पिछले 3-4 वर्षों में उत्तर प्रदेश में खासकर दो अवधारणाएं बहुत ही लोकप्रिय रही हैं, वो जमीनी स्तर पर। एक है बुलडोजर जस्टिस और दूसरा पुलिस एनकाउंटर। इन दोनों पर अलग अलग आपका मत क्या है? सर पुलिस एनकाउंटर में तो बिकॉज जो हमारी जस्टिस सिस्टम है उसमें 3 इंस्टीट्यूशंस हैं जो मेजर रोल प्ले करते हैं। एक पुलिस का, एक जेल का, और एक जजेस का। तो पुलिस का काम, जो मेन काम होता है, वो यही होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करें एंड अपनी जो डिटेलिंग है वो सौंप दें जस्टिस को। और जजेस का ये काम होता है कि वो निर्णय लें कि कौन गुनहगार है कौन नहीं है। बट ये जो पुलिस एनकाउंटर का सिस्टम है, इसमें पुलिस ही जज का किरदार निभा रही है। वो खुद ही सेल्फ एनालिसिस कर लेती है कि ये गलत होगा, एंड कुछ सर्कमस्टेंसेस के तहत वो पुलिस एनकाउंटर कर देती है। बट कहीं कहीं पे इसमें काफी ज्यादा ड्रॉबैक्स हैं। तो अगर प्रॉपर जो जुडिशियल सिस्टम है उसके तहत न्याय होगा तो वो ज्यादा बेहतर होगा। और जो बुलडोजर जस्टिस है उसमें भी सेम चीज है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो खुद ही सेल्फ एनालिसिस करके उसका इम्प्लीमेंट कर देती है। जबकि जजेस का जो रोल है, जुडिशियल सिस्टम का रोल है, वो भी इसमें मिस हो जाता है। तो दोनों पे मेरा यही मतलब टेक है। मेरा यही सोचना है, मेरा यही मत है कि जो प्रॉपर सिस्टम है उसको फॉलो करना चाहिए।
जो न्याय मिलना चाहिए, बिकॉज कहीं कहीं पे ह्यूमन एरर्स की वजह से जो मेन पब्लिक है उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो जो प्रॉपर सिस्टम है उसको फॉलो करना चाहिए। तो जो बुलडोजर की जो घटनाएं दो आयामों में प्रकट हो रही हैं उत्तर प्रदेश में। पहला कि विकास कार्य के संचालन में जो अवैध निर्माण है उनको तोड़ने के लिए बुलडोजर का प्रयोग हो रहा है। दूसरा, अगर कोई घृणित अपराध कर देता है वो, और वो अपराधी बहुत ही कुत्सित है, तो उसको जेल में डालने के साथ साथ दूसरा स्टेप लिया जाता है। ऐसा कई बार देखा गया है सरकार के द्वारा कि उसके घर को तोड़ देना। दो जगहों पर बुलडोजर का प्रयोग हो रहा है। इन दोनों में से कौन सा आयाम बुलडोजर का आपको जस्टिसफुल लगता है, या दोनों इनजस्टिसफुल लगते हैं? अगर, और अपने जो भी आपका स्टैंड हो उसमें प्लीज लॉजिकली उसको प्रूव कीजिए। सर, दोनों आयामों में ये पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं जो गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है। बिकॉज जैसे मैंने अभी पहले बोला कि एक जस्टिस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए, बट जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि जस्टिस का काफी डिले हो रहा है। जो केसेस हम्म। हैं वो बहुत पेंडिंग है। अगर हम उस रूट से जाते हैं तो जस्टिस में बहुत डिले होता है, उसके कारण लोग बहुत प्रताड़ित होते हैं। बट उसी के करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें तो जो बुलडोजर जस्टिस है वो बहुत ही जल्दी मिल जाता है। एंड लोगों के लिए ये, लोगों को लगता है कि कोई खराब इंसान है, जैसे अतीक अहमद का एग्जाम्पल था प्रयागराज में। उसमें हम्म। वहां पे बुलडोजर का प्रयोग किया गया तो लोग उससे बहुत प्रभावित हुए कि हमें बहुत, एक बुरा इंसान है एंड हम्म। उसने जो गलत काम करके प्रॉपर्टी अपनाई उसे सरकार ने गिरा दिया, एंड उसकी जगह उसी जमीन पे उन्होंने गरीबों के लिए घर बनवा के बांटे। तो हम्म। ये अगर अगर अच्छाई के नजरिए से देखा जाए तो लोग इससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं, बट ये लॉन्ग रूट में यूजफुल नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ एरर्स भी हो सकते हैं। हर इंसान अतीक अहमद की तरह नहीं है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उनका उद्देश्य ये है कि सबको न्याय मिल सके एंड सही तरीके से न्याय मिल सके। हम्म। तो इसलिए बुलडोजर सिस्टम लॉन्ग रन में यूजफुल नहीं है। आपने एक दूसरा आयाम मिस किया कि कहीं पर अवैध बस्ती बसी हुई है, पूरी तरह से अवैध है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। सरकार ने पहले नोटिस दे दिया है, फिर भी उन्होंने खाली नहीं किया है। अब जब सरकार वहां पर विकास कार्य करने जा रही है, तब क्या बुलडोजर के द्वारा उन बस्तियों को तोड़ा जाना सही है या गलत? सर, अगर जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं उसमें उन बस्तियों में जो लोग रह रहे हैं उनका प्रॉपर रिहैबिलिटेशन हो रहा है तो बस्ती को तोड़ा जाना ठीक है। एंड अगर वो प्रोसीजर के तहत हो रहा है एंड उन लोगों को रिहैबिलिटेशन के थ्रू अलग जगह पे घर प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो हम्म। वहां पे वो बुलडोजर से तोड़ा जा सकता है एंड डेवलपमेंट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। हाँ। आप कहीं पर एसडीएम है किसी तहसील में, और आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, प्रॉपर प्रोसीजर का फॉलो हो गया है, लेकिन उसके बावजूद जो एक मातृ स्थल से जो लगाव होता है परिवारों का, वो बहुत गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। अब आपको भेजा जाता है कि आपको इस सिचुएशन को हैंडल करना है, सारी प्रोसीजर फॉलो हो गई है, नोटिस भी दे दिया गया है, रिहेबिलिटेशन के लिए भी योजना सरकार ने बना ली है कि एक कोई विशेष स्थल चुन लिया गया है, वहां पर उनको पुनर्वास के लिए कुछ लोग चले भी गए हैं, लेकिन कम से कम 50% परिवार हैं जो वहां से नहीं हट रहे हैं। आप फील्ड पे जाती हैं तो आप पहला स्टेप क्या लेंगे, किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करेंगे? सर, जब मैं फील्ड पे जाऊंगी तो पहले तो वहाँ के जो लोग हैं उनसे मैं बात करूंगी। अगर इमोशनल अटैचमेंट है तो वो एक अलग चीज है, बट अगर उनकी इकोनॉमिकली, उनके जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, जैसे वहाँ के लोग उसी एरिया में काम कर रहे हैं और अगर वो दूसरी जगह पे रिहैबिलिटेशन के थ्रू चले जाएंगे तो उनका रोजगार भी अफेक्टेड होगा। तो हम्म। उसके लिए मैं ये मेजर ले सकती हूँ कि जहाँ पे नया रिहैब होम्स बने हैं वहां पे हम्म। मैं एक बस का अरेंजमेंट करा सकती हूँ, ताकि वो लोग जो हैं वो आराम से, जो उनका पुराना रोजगार है वहां पर वो आके हम्म। काम कर सके और नई जगह पे वो रिहैबिलिटेट हो सके इजीली। तो एक तो ये आयाम है। और दूसरा, अगर हम्म। उन्हें इमोशनली अटैचमेंट है तो जो लोग ऑलरेडी रिहैब सेंट मतलब रिहैबिलिटेशन के थ्रू चले गए हैं उनमें से मैं किसी को लाके उनको ये मतलब, बिकॉज वो उन्हीं के साथी होंगे, उन्हीं के साथ रह रहे होंगे, तो मेरी बात से ज्यादा अफेक्टिव उनकी बात होगी कि उन्हें वहां पे क्या नए आराम है या क्या उनकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। तो अगर उन्हीं का साथी उनको ये चीज समझाएगा
तो शायद वो बेहतर तरीके से समझ सकें। और अगर इनकेस उसके बावजूद भी ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं, तब मुझे जो लीगल मेजर्स हैं वो लेने होंगे। बट पहले मैं उनसे बातचीत करके उनको समझाना प्रेफर करूंगी। ओके, अभी हाल ही में एक बिल्कुल करंट न्यूज है। वो ये है कि लगभग 60,000 के आसपास पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी हुई है और उसकी भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर अचानक नोटिफिकेशन जारी होने के मतलब ये गजट में प्रकाशित होने के बाद फिर एक अचानक सूचना आती है कि 3 वर्ष हमने बढ़ा दिया है उम्र सीमा। इस निर्णय में क्या आपको कुछ पॉलिटिकल एंगल दिखता है? सर पार्डन, 3 वर्ष उसकी एज सीमा, आयु सीमा बढ़ा दी उम्र गई सीमा है। बढ़ा दी गई है, यस यस। उम्र सीमा बढ़ाई गई है। सभी अभ्यर्थी जिनकी 18 से 22 था उन्हें 25 कर दिया गया है, या जिनका 28 27 था उन्हें 30 कर दिया गया है। 3 वर्ष बढ़ाया गया है। इस निर्णय में ये केवल लॉजिकल निर्णय है या फिर इसके पीछे कुछ राजनीतिक महत्वाकांक्षा से प्रभावित निर्णय भी लगता है आपको? या ये न्यूज आपने सुनी है या नहीं अभी? आई एम सॉरी सर, बट ये न्यूज मैंने नहीं सुनी है। ओके ओके मैम, कोई नहीं। अभी लोकसभा के इलेक्शन कब होने वाले हैं? सर अप्रैल 2024 में स्केड्यूल्ड है। हाँ तो कुछ मुझे कम से कम 3 कमियां बताइए वर्तमान सरकार की, जो आपको लगता है कि आपके व्यक्तिगत मत में ये 3 कमियां आप अभी वर्तमान सरकार में देखती हैं। सर डेवलपमेंट के लिए जो प्रेजेंट सरकार है, मोदी जी की गवर्नमेंट है, वो बहुत काम कर रही है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा हो रहा है। प्लस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो मोदी जी का नेतृत्व है वो बहुत इम्प्रेसिव है, एंड बाकी लोग भी उससे बहुत प्रभावित हो रहे हैं। तो अगर इसी तरीके का नेतृत्व रहता है तो आगे चल के इंडिया को यूएनएससी और बाकी जगह में जो कैंडिडेचर के लिए प्रॉमिसिंग कैंडिडेट है इंडिया, तो उसकी सीट मिल सकती है। थर्ड चीज ये कि जो अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड से इंडिया मतलब इंडिया में है, इंडिया विटनेस कर रहा है डेमोग्राफिक डिविडेंड, वो मोदी जी की सरकार बाकी अपनी पॉलिसीज लाके, जैसे स्टार्टअप इंडिया है, मुद्रा योजना है, या बाकी सारी चीजें हैं, तो यूथ एनर्जी को काफी हद तक उन्होंने चैनलाइज कर दिया है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि मोदी जी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट दावेदार हैं 2024 के इलेक्शंस के लिए। मुझे लगता है आप मेरा प्रश्न समझ नहीं पाई। मैंने पूछा कि वर्तमान सरकार की कोई 3 कमियां जो आपको नजर आती हों इस कार्यकाल ओके सॉरी, वो एक्चुअली आवाज कट गई थी। में। सर पहली कमी ये है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को काफी हैम्पर किया जा रहा है। अभी जैसे रिसेंटली 140 अराउंड ऑपोजिशन लीडर्स को सस्पेंड कर दिया गया, एंड उसी की ड्यूरेशन में 3 बहुत इंपॉर्टेंट बिल्स पास कर दिए गए। तो जो पार्लियामेंट्री कॉन्वर्सेशन होता है, एक ऑपोजिशन जो कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर सकता है, उसको काफी ज्यादा हैम्पर किया जा रहा है मोदी जी की सरकार के द्वारा। एंड एक तो ये कमी है। दूसरा ये है कि कहीं पर भी अगर पॉलिटिकली देखा जाए कि जिन स्टेट्स में ऑपोजिशन की सरकार आती है, तो उसमें काफी ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है गवर्नर का। जहाँ पे जैसे तमिलनाडु की सरकार में गवर्नर जो है वो काफी इंटरफेयर कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के इम्प्लीमेंटेशन में। तो ये दूसरा पॉइंट है। आंसर तीसरा अभी मुझे रिकॉल नहीं हो पा रहा है, यही 2 पॉइंट्स हैं। 2024 के इलेक्शन में आप कहीं पर आपको ये पावर दी गई है कि एक ग्राम पंचायत में को रिटर्निंग ऑफिसर, बट आप द्वारा वहां की कई सूचनाएं हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा वर्ग है जो लगातार ऐसा असंतोष प्रकट कर रहा है कि हमें फेयर तरीके से जो वोट देने का राइट है उस पावर को हम यूज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ दबंग ऐसे हैं जो वोट डाल ही नहीं देते हैं। आप वहां पर दौरे पे गई हैं, आपको स्पेशली भेजा गया कि इस सिचुएशन को कंट्रोल कीजिए, तो आप क्या करेंगी? एक बूथ है, बूथ के आसपास कम से कम 50 घर हैं। 50 घरों में 20 घर ऐसे हैं जो वोट डाले ही नहीं जा पाते हैं, और फिर उन्हें डर है कि हम
सर सर बीच आपकी में लास्ट आपकी में वॉइस आवाज ब्रेक हो गई कट थी। गई है। जरूर करेंगी वहां। आप प्लीज अपना क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। हाँ, एक ऐसे बूथ पर आप जाते हैं, जो 24 का लोकसभा का इलेक्शन चल रहा है, आपका एक दौरा ऐसे बूथ पे हुआ है जहां पर लगातार शिकायतें आ रही हैं कि यहाँ पर फेयर इलेक्शन यानी फेयर जो हम वोटिंग होती है वो नहीं संचालित हो पा रही है। उसका कारण ये है कि वहां पर जो कुछ दबंग लोग हैं, दबंग परिवार है, वो जो गरीब पिछड़े तबके के लोग हैं उन्हें वोट नहीं डालने देते हैं, और अगर वो डालने देने का मौका भी देते हैं तो बोलते हैं हमारी चॉइस से आप वोट डालिए। तो एक तरह से इनडायरेक्टली बूथ कैप्चरिंग जैसा मामला है और हैम्पर करने जैसी सिचुएशन है। तो इसको आप कैसे टैकल करेंगी वहां पे जाके? सर एज एन ऑफिसर मैं सबसे पहले तो ये चीज करूंगी कि वहाँ पे जो पुलिस फोर्सेस हैं एंड जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर के अंडर ऑफिसर्स आते हैं उनको मैं जागरूक मतलब उनको मैं ये ऑर्डर्स होंगे कि बाकी जगह जाके मतलब जो उस एरिया के लोग हैं उनमें अवेयरनेस फैलाएं एंड अगर उनको घर से यहाँ तक लाने में कोई दिक्कत हो रही है तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके तहत वो आके अपनी मर्जी से वोट डालें। तो इसमें मैं पुलिस फोर्सेस और जो वहाँ पे ऑफिसर्स हैं जिनकी ड्यूटीज वहाँ पे लगी हुई है उनका मतलब उनके साथ कोऑर्डिनेट करके इस चीज को करूंगी। ओके, अभी हम सभी बोर्ड मेंबर्स ने मिल करके पिछले काफी लंबे प्रयास से एक हमने निर्णय लिया है आयोग में, हमने ऑप्शनल हटाया है। आपको, आपका क्या व्यू जी है इस निर्णय में? आप खुश हैं या फिर इससे कुछ समस्याएं आपको, एक छात्रों के प्रतिनिधित्व के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए तो आपका क्या इसमें इसमें व्यू है? सर एक ये अच्छा पॉइंट है बिकॉज हम यूपी में ही सर्विस अपनी करेंगे। तो अगर ऑप्शनल के पहली चीज ऑप्शनल में पहले साइंस साइड और ह्यूमैनिटीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता था तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं प्रोवाइड हो रही है। तो उस पर्सपेक्टिव से कैंडिडेट्स के नजरिए से ये चीज अच्छी है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है। सेकेंड चीज ये कि अगर हमें यूपी में ही सर्विस करनी है तो जो हमारे GS 5 एंड GS 6 सब्जेक्ट्स नए इंक्लूड हुए हैं उसके थ्रू जो कैंडिडेट्स हैं वो यूपी को बहुत अच्छे से समझेंगे बहुत अच्छे से जानेंगे। तो इसका बेनिफिट जो है वो सर्विस में बहुत ज्यादा होगा। तो ये एक काफी अच्छा निर्णय है। ओके, थैंक यू। सूरज सर प्लीज आप। थैंक यू सर। ईशा, गुड मॉर्निंग। गुड 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 इवनिंग इवनिंग। सर। गुड हाँ, इवनिंग सर। अच्छा, ऐसे तो नाम जो है वो अक्सर दो ही चीजों से मिलके बनते हैं, लेकिन आपका नाम जो मुझे दिख रहा है वो ईशा हर्षिता करके आया हुआ है। जी सर। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन है? प्लीज सर क्लेरिफाई। सर एक्चुअली मेरा सरनेम अग्निहोत्री है यस। बट मेरे फादर प्रोफेसर हैं। तो उनके फ्रेंड ने ये सजेस्ट किया था कि हिंदी के प्रोफेसर थे तो उन्हें अभिज्ञान शकुंतलम काफी ज्यादा वो पढ़ते थे तो उसमें से उन्होंने ये दोनों नाम निकाले थे। इसका मतलब ये होता है कि ईशा हर्षिता, हर्षिता का मतलब हर्षित होना, मैं जहां भी रहूंगी मैं खुश रहूंगी। सो उस वे में उन्होंने ईशा हर्षिता लगाया। एंड अगर वैसे एक रीजन ये भी है कि 10th के बोर्ड में जो ब्लॉक लेटर्स होते थे वो मतलब अगर मैं ईशा हर्षिता अग्निहोत्री लिखती तो वो काफी ज्यादा लंबा नाम हो जाता। तो इसलिए मैंने अग्निहोत्री ड्रॉप कर दिया एंड ईशा हर्षिता ही मतलब रहा। पर ठीक, मेनली नाम का मतलब यही है। चलिए। एक सवाल जो अनुपम सर ने भी आपसे पूछा और आपने जवाब में बताया भी, बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां का नाम भी लिया, लेकिन जहां जी तक हमें याद आ रहा है तो शाहजहांपुर तो शायद शहीदों की जन्मस्थली, कुछ ऐसा नाम उसको दिया जाता है। तो क्या जी केवल सर। दो ही नामों की वजह से शहीदों की जन्मस्थली ऐसा कुछ कहा जाता है शाहजहांपुर को, या कुछ और भी सर नाम है जो आप ऐड करना पसंद करोगी? सर इससे पहले 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था तो एक अहमद शाह उल्ला खान करके थे जो फैजाबाद के रहने वाले थे। बट वो वहां जब 1857 का रिवोल्ट हो रहा था तो वो वहां से आके यहाँ पर बसे और यहाँ पे वो मतलब उनकी डेथ हुई। तो एक वो भी बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर हैं फ्रीडम स्ट्रगल में। एंड उसके अलावा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान एंड एक और लहेरी करके नाम है बट आई एम सॉरी मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है। वो भी काकोरी कांड में इन्वॉल्व हुए थे। तो उस वजह से
शाहजहांपुर का रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में और फ्रीडम स्ट्रगल में काफी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। और इन सारे शहीदों की वजह से शाहजहांपुर को शहीदों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और आप बरेली और लखनऊ के बीच में शाहजहांपुर है, लेकिन हम जी सर। देखें तो बरेली बहुत और लखनऊ तो खैर खूब विकसित वाले शहर है, लेकिन शाहजहांपुर अभी बहुत पिछड़ा है। इसके पिछड़ेपन के विषय में कुछ बताना चाहेंगे? क्यों, कुछ कारण बताएंगे? सर, एक तो ये रीजन है कि ये एग्रीकल्चरल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व रहती है। बट लास्ट 1-2 सालों में डेवलपमेंट काफी हुआ है। अभी जैसे शाहजहांपुर जो है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बन गया है। पहले म्युनिसिपैलिटी था, तो ये भी एक डेवलपमेंट का मेजर है कि अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बन गया है। एंड काफी सारी चीजें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वजह से काफी सारा डेवलपमेंट हो रहा है। सीवेज लाइन पड़ रही है एंड मेडिकल कॉलेजेस भी इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज जो है वो यहाँ पे अभी एक और मेडिकल कॉलेज बन रहा है। एक मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी है। तो डेवलपमेंट हो रहा है, बट बरेली और लखनऊ की तरह नहीं है। तो उसमें अभी थोड़ा टाइम है, बट डेवलपमेंट बिल्कुल हो रहा है। चलिए, हिंदी की कई सारी बोलियां हैं, अवधी, जी सर। ब्रज। आपके शाहजहांपुर में कौन सी बोली जाती है? सर, कन्नौजी लैंग्वेज। ठीक है। अभी हाल ही में लोकसभा में बोलते हुए स्मृति ईरानी ने पीरियड लीव्स के विषय में कहा है, इट इज नॉट ए हैंडीकैप। जी लेकिन सर। हम कुछ यूरोपियन इसको जो वुमेन इस तरह प्रोवाइड कराई जाए, आपका इस विषय में क्या मत है? आई एम सॉरी सर, बट आपका वॉइस बीच में ब्रेक हो गई, तो आप प्लीज रिपीट कर देंगे। हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। पीरियड्स लीव्स, मेंस्ट्रुएशंस पीरियड लीव्स के विषय में बोलते हुए स्मृति ईरानी बोली है कि इट्स नॉट अ हैंडीकैप। लेकिन यूरोपियन ठीक है। कंट्रीज में इस तरह की लीव्स अवेल करती हैं विमेन्स। तो अभी 2-3 धड़े बन चुके हैं भारत में भी इस तरह को, इस बात को लेके। तो इस बारे में आपका क्या मत है? सर, एज ए वुमेन मैंने जितने लोगों को देखा है, पीरियड्स के ड्यूरेशन में कुछ दो तरीके के मतलब वुमेन्स होती हैं। एक को काफी ज्यादा सफरिंग होती है पीरियड्स के ड्यूरेशन में, एंड दूसरे मतलब कुछ लेडीज ऐसी हैं जिनको उतनी सफरिंग नहीं होती है, तो वो इजिली अपने वर्क को कंटिन्यू कर सकती हैं, वो कैरी ऑन कर सकती हैं। बट जिनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए दिक्कत हो जाती है। तो मेरे अनुसार अगर देखा जाए तो ये लीव जो है वो ऑप्शनल होनी चाहिए। अगर लेडी लेना चाहे एज ए वुमेन, अगर कहीं पे एम्प्लॉयड है, अगर उनको लेना है तो ये ऑप्शनल चीज होनी चाहिए कि वो ले सके। बट ये कंपलसरी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जिनको कोई दिक्कत नहीं होती है, वो आराम से मेंस्ट्रुअल पीरियड में काम कर सकती हैं। चलिए, आजकल हम भारतीय राजनीति में धर्म और सत्ता का एक अजीब सा गठजोड़ देखते हैं। जैसे अभी जनवरी में आपको पता है अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में खुद प्रधानमंत्री जी पहुंचने वाले हैं। तो जी अ, सर। ऐसे रिलीजन और सत्ता के गठबंधन को आप किस तरीके से परिभाषित करेगी? सर, जो बीजेपी का जहाँ मतलब 1984 85 में जब एस्टेब्लिश हुई थी, तो उनका मेन मोटो ही रिलीजन के ऊपर था। बट अगर मैं इस टाइम पर राम मंदिर का एस्टेब्लिशमेंट देखूं, तो मैं उसको पॉलिटिक्स के नजर से एक वो डायमेंशन हो सकता है। बट राम मंदिर का एस्टेब्लिशमेंट यूपी में टूरिज्म को, एम्प्लॉयमेंट को एंड इकोनॉमी को बहुत प्रोग्रेस देगा। अगर हम जो हमारा यूपी का टारगेट है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो उसमें एज अ टूरिज्म सेक्टर में अगर राम मंदिर का एस्टेब्लिशमेंट अभी होता है,
तो उससे बहुत प्रोग्रेस मिलेगी। तो उसको पॉलिटिकल डायमेंशन को देने के बजाय मैं इस नजरिए से देखना ज्यादा प्रेफर करती हूँ कि अगर कोई रिलीजियस चीज बन रही है एंड उसमें बाकी माइनॉरिटी को कोई इश्यूज नहीं है, तो वो एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी को काफी बूस्ट करेगा। चलिए हर्षिता, एक आखिरी सवाल ये बता दीजिए कि हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में बंगाल की शुरुआत में पढ़ा कि नवाबों के सुपरविजन में कोलकाता का डेवलपमेंट चल रहा है। वो 1720 से लेके 1760 तक का है, जिसमें अलीवर्दी जी खां सर। और बाद में सिराजु दौला आ जाते हैं। लेकिन एक ये अजीब सी बात होती है कि 60 से 45 40 से 45 साल के एक पूरे रीजन में जो नवाब बड़े अच्छे से सुपरमेसी कर रहे हैं कोलकाता में, उसमें सिराजुद्दौला शायद अगर मैं गलत न हूं तो 56 में 1756 में मृत्यु होती है, और उनके ग्रैंडसन सिराजुद्दौला ऑपरेटिंग में आ जाते हैं। तो ऐसा क्या जी होता सर। है कि कुल 7-8 महीने के अंदर नवाब कोलकाता का वहां बैठते हैं और इंग्लिश एम्परर खड़ा हो जाता है, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट शुरू हो जाता है। सर उस टाइम में बहुत मल्टीपल पॉइंट्स थे। जो सिराजुद्दौला थे, अली वर्दी खान की डेथ के बाद उन्होंने अपनी जो जो बीच वाली बेटी थी, उनके बेटे को अपना हायर बनाया था, जो कि सिराजुद्दौला थे। एंड वो जब उन्होंने थ्रोन संभाला था नवाब का, तो वो बहुत यंग एज के थे, 23 इयर्स ओल्ड थे। उस ड्यूरेशन में जो वहाँ की पॉलिसीज थी, मतलब जो ब्रिटिश एम्पायर जो 1717 में एक जो हमारे एम्परर थे, उन्होंने उन्हें ये बोला था कि वो 10 तक पास मतलब इशू कर सकते हैं, एंड जो बंगाल में ट्रेड है वो फ्री हो जाएगी, मतलब उस पर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी। तो उस ड्यूरेशन में जब सिराजुद्दौला थे, तो जो ब्रिटिश के ऑफिशियल्स थे, जो फैक्टर्स थे, वो उस दस्तक का बहुत मिसयूज करते थे अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी। तो सिराजुद्दौला ने उन्हें ऑर्डर दिया, बट उन्होंने उसको नहीं माना। तो एक जो ब्लैक होल ट्रेजेडी है, उसमें सिराजुद्दौला ने अपने सारे सोल्जर्स के साथ जाके ईस्ट इंडिया जो फोर्ट विलियम्स था, वहां पे काफी ज्यादा मारपीट करी एंड उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी, जो कि काफी हद तक हुआ भी। फिर जब रॉबर्ट क्लाइव आए मद्रास से, तो जब तक रॉबर्ट क्लाइव आए तब तक उनके जो कोर्ट के ऑफिशियल्स थे, उनमें काफी ज्यादा इश्यूज हो गए। जो कोर्ट के ऑफिशियल्स थे, वो खुद ही सिराजुद्दौला को नहीं पसंद कर रहे थे। तो जो अंदर की प्रॉब्लम्स थी, जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी, वो मेन रीजन था उनके डिस्ट्रक्शन का और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में कोलकाता जाने का। तो जो उनके इंटरनल इश्यूज थे, वो ज्यादा मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर थे। जैसे उनकी जो अली वर्दी खान की जो बड़ी बेगम थी, उन्हें थ्रोन चाहिए था, तो एक वो पर्सनल इशू था। फिर उसी टाइम में एक फाइनेंशियल फ्यूगेटरी था, कृष्णा वल्लभ, वो भी उनके ऑपोजिशन में था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको ठीक भी है सपोर्ट हर्षिता। किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है ठीक है। हर्षिता, बस एक, हाँ बस एक इस तरीके से ये भी मुझे क्लेरिफाई कर दो कि ये जो आपने बोला मैथमेटिशियन वर्सेस ह्यूमन कैलकुलेटर, इसमें क्या मतलब, क्या आप ह्यूमन कैलकुलेटर को मैथमेटिशियन मानती है? सर एक डायमेंशन हो सकती है, बट सिर्फ अगर ह्यूमन कैलकुलेशन बहुत, कोई इंसान बहुत जल्दी कैलकुलेट कर ले, तो वो एक पर्टिकुलर डायमेंशन हो सकती है मैथमेटिशियन की। बट उसके अलावा भी उनको बहुत, जैसे शकुंतला देवी जी जो हैं, उनको बहुत सारी चीजें आती होंगी, बट ये हर्षिता, उनकी स्पेसिफिसिटी थी। ठीक है, अनुपम सर समाप्त करो प्लीज। ईसा जी, आवाज आ जी रही है सर। मेरी? आप एक मिनट जी के सर। लिए गिफ्ट जाइए, फिर अभी हम आपको बुलाते हैं 2 मिनट के भीतर, है ना? आपका इंटरव्यू ठीक है समाप्त। सर। ओके। ओके। थैंक यू अभी सर। 2 मिनट बाद आप आ जाइए, है ना? सर मैं लीव कर दूं, फिर से मैं ज्वाइन करूं? लीव करिए आप। ओके। ओके। हाँ सर, अनुज सर, शिवांग सर, सूरज सर जी, बताइए क्या इनको बताना है, क्या इनकी प्लस माइनस आप तो लिख लिए होंगे आप लोग। आप बेटा। ये लगी है। आवाज आ रही है अनुपम सर? हाँ हाँ सर, आ रही है। एक तो ये है कि जो आंसर्स देती, मतलब पॉइंट में बताने की बजाय नहीं उन नहीं,
गाँव का जिक्र करना, या इतना समय रहता नहीं इंटरव्यू बोर्ड में, हम सभी लोगों ने ये चीजें देखी हैं, तो उनका रिप्लाई थोड़ा सा पॉइंट्स में दिया जाए। दूसरा, किसी भी पर्सन का या किसी भी इवेंट का जिक्र मुझे लगता है जब तक बोर्ड में मेंबर्स स्पेसिफिक होके ना पूछें, जैसे अतीक अहमद का नाम लेना या बिल्कुल मोदी यस यस गवर्नमेंट यस बोलना, वो यस सर एग्जैक्टली। एग्जैक्टली रूलिंग आपको पार्टी बोल, इस तरीके के उसे हम थर्ड उसमें ले जाएं तो ज्यादा बेटर रहता, अनलेस एंड अनटिल बोर्ड मेंबर खुद स्पेसिफिक नाम या इवेंट का की तरफ इंडिकेट करके ना पूछें, तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा है। और दूसरा, कुछ चीजें जो बहुत कोरिलेट करती हैं, जैसे अब पीजी है, चूंकि बहुत अच्छे कॉलेज से है मैथमेटिक्स में, तो मुझे लगता है कुछ मैथमेटिशियंस के नाम, उनके योगदान वो इन्हें जानने चाहिए। शाहजहांपुर डिस्ट्रिक्ट से हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लोर सर मैं करने इनको की भी जोड़ जरूरत लूँ, है। अनु सर जोड़ लेते हैं, आप हाँ। उन्हीं बता दीजिए पूरी स्टैटिस्टिक्स है ना, मतलब बाकी मुझे उनको जोड़ना है, बस बता देते हैं। ठीक है सर, मैं जोड़ रहा हूँ उनको, फिर आप ही बता दीजिए। हाँ, जोड़ हाँ। बेटा देखना उनको जोड़ लेना, आ रहे होंगे। जी जी सर एक चीज मैं सर डिस्कस करना चाहूंगा सभी से। जी सर जैसे कि एक मैंने 3 कमियां पूछी थी, तो वो तो ठीक था, बहुत नेचुरल सी थी कि पहले समझ नहीं पाई शायद वॉइस कट गई, क्योंकि दूसरा में उन्होंने जो बताया ना कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को खत्म करके जो मेंबर्स को हटा करके 3 बिल पास हुए, मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा बैलेंस उत्तर चाहिए, क्योंकि जब आप ये बोल रहे हैं कि कुछ मेंबर्स को बाहर किया गया, तो ऐसा नहीं कि वन साइडेड हुआ होगा, कुछ ना कुछ उन मेंबर्स की भी गलतियां थी, इतना वन साइडेड गेम वहां पे हुआ नहीं था, उन्होंने सीधा एकदम अटैक कर दिया कि आपने उनको बाहर कर दिया गलत तरीके से। यहाँ पर ये मुझे कमी लगी एक ना। और दूसरा सर, कि उन्होंने बताया गवर्नर को, हमें लगा कि जो कमियां जब बताया जाए तो कुछ ऐसी चीज गवर्नर बताई जाए तो बहुत अच्छा काम करने का प्रयास किया, बट कुछ रीजन से नहीं कर पाए, जैसे कि कह सकते हैं कि महिलाओं का आरक्षण वाला मामला पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया अभी। वो अगर कई डायमेंशन पर इम्प्लीमेंट हो जाए तो और अच्छा होगा, तो कोई अच्छा काम किया गया बट थोड़ा सा अगर और अच्छा हो जाता प्रयास तो और अच्छा हो जाता, ऐसा कुछ उत्तर हो, ना कि कोई एकदम सीधे निंदा कर देना। क्या ठीक मैं बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है आपका व्यू सर, मैं भी ये पॉइंट बोलने हाँ वाला था अभी मैं। बिल्कुल सर, वही मैं इनको बुला लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बेटा देखो, आई होगी हम्म, इंटरव्यू। ऐड कर रहा हूँ सर मैं कर दो ऐड कर दो। और हाँ हम लोग शिवांग भी जी इंटरव्यू ज्यादा लंबा खींच रहे हैं क्या? पता है जी क्या, सर, 10 बज गए हैं, एक ही इंटरव्यू हुआ है आज। क्या करें यार, पहला दिन था तो चलो। 10-5 हो गए हैं शिवांग सर, ये तो। आप आगरा गए, आप अनुज सर से परिचित नहीं तो अनुज जी आपको बहुत खातिरदारी कराते हो वहाँ पर, आगरा रहे भी आप। अनुज सर ये हमारे हाँ स्टूडेंट सर। भी हैं, और यार ये जी आइए। हाँ सर, पता तो चला था, हाँ यस सर सर सर। DSP हैं, अभी ट्रेनिंग में मुरादाबाद में है। तो अभी 5 दिन आगरा आए थे, तो मैंने कहा कि शिवांग अनुज सर से मिलते जरूर जाते, हाँ तो सर। आप जगह घुमा सर तो। जी जी हाँ सर, बाद में पता चला आगरा और मथुरा। अनु सर जो काफी बार आपसे सुना है और फेसबुक पर भी है, लेकिन ये नहीं पता था कि आगरा में ही है। एक बार शायद मैंने बात भी की थी सर, आपको याद होगा, जब मैंने आपसे पूछा था कि बीडीओ के कार्य मुझे पता करना है हाँ इंटरव्यू से पहले, तो आपने हाँ नंबर दिया था, तो मैंने सर को फोन करके बीडीओ की ड्यूटीज क्या क्या होती है मैंने पूछी थी और नोट की थी। ये था। ठीक है, तो आइए, स्वागत है आपका, बिल्कुल आइए अब अपनी बात जान। नेक्स्ट टाइम तो हाँ बिल्कुल सर। सर एक्चुअली एक ऑफिशियल विजिट भी थी तो समय भी नहीं मिल पा रहा था, उनके हिसाब से मैं चलना पड़ रहा था सर आगरा में। मैं भी काफी समय से आने का प्लान कर रहा हूँ, बट आ नहीं पा रहा हूँ। अतुल शर्मा सर हैं, वो पीएससी में कमांडेंट हैं, तो यस सर अभी एक सर। फंक्शन भी था, उनके भाई की शादी थी, उसमें भी मैं नहीं जा पाया। कई हाँ बार वो हाँ कह सर, सर, आइएगा तो बिल्कुल इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा पहले से। हम्म, अब हम बता देते हैं। मैम पहले सर मैं शुरू करूं बताना, हम लोग आगे एक मैं साइकिल से हाँ। आप नहीं नहीं, कोई भी शुरू कर सकते आराम से, कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें कोई साइकिल मैम से। मुझे 2-3 पहली चीज तो पॉजिटिव चीज है कि बहुत अच्छा फ्लो में आप बोल रही हैं, बट फ्लो में बोलने में कई बार थोड़े से उत्तर लंबे हो जा रहे हैं। ऐसा कई बार होता है कि हम कई बार फ्लो में बोलते बोलते ज्यादा हो जाता है, शायद ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया कई मॉक इंटरव्यूज का, एक ये भी रीजन हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा अगर शॉर्ट में उत्तर हो ना, कि टू द पॉइंट हिट करे आंसर, तो ये बेटर रहेगा।
दूसरा जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना कि सरकार की तीन कमियां, तो जो पहली आपने कमी बताई ना, वो बिल्कुल सरकार की एकदम निंदात्मक तरीके से बताई। वो बैलेंस होना चाहिए। जैसे आपने बताया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को खत्म करते हुए हमने मेंबर्स को बाहर निकाल दिया, फिर उसी बीच में बिल पारित करवा दिए। तो ये जो पर्टिकुलर इनकाउंटर या इंसिडेंस हुआ था, इसमें ऐसा नहीं कि वन साइडेड हुआ था, इसमें उन मेंबर्स की भी गलती थी। उन्होंने कुछ वाकई कुछ अभद्र व्यवहार कर दिए थे वहां पर, तब उन्हें बाहर किया गया था। ऐसा अगर होता तब तक बवाल मच जाता। ओके ये वन साइडेड खेल नहीं था, उसमें उनकी मेंबर्स की भी गलती थी। तो अब जब आप सरकार की ओके कमियां बताएं ना मैम, तो कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट उठा लें रैंडमली, जो आपको पहले से प्लानिंग में हो, बताइए कि इसमें बहुत अच्छा काम हुआ, बट अगर मेरे हिसाब से इसमें ये छोटा सा काम और हो जाता तो और मजा आ जाता। ऐसा करके कि कोई बहुत अच्छा सरकार ने काम किया है, उसमें 5% सरकार पीछे रह गई। आप इस तरह से कमियां बताइए, कोई ओके निंदा मत कीजिए इसमें। ओके और जब भी सरकार का नाम ओके लीजिए तो मोदी सरकार मत, क्योंकि आप जब मोदी सरकार बोल रही है ना, सीधे लग रहा है आप एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी का, जो अभी एक डिबेट चल रहा है कि हमारी जो राजनीति है ये एक व्यक्तित्व केंद्रित होती जा रही है, इसका आप समर्थन कर दे रही है। जैसे आप मोदी सरकार बोल रही हैं, आप ये भाजपा के रूलिंग ओके पार्टी के मेंबर्स का ये है वर्ड दिया हुआ मोदी सरकार। आप सिर्फ सत्ता पक्ष, ये बहुत है, ये हमारी सरकार ऐसा करके। मोदी सरकार ओके बोलना सर ही नहीं है, नाम तो लेना ही नहीं है मेरे हिसाब से। दूसरा, ओके आपने जो दूसरी कमी बताई गवर्नर के रोल की, ये एक अच्छी चीज है कि आप जो संविधान में ही एक छोटी सी त्रुटियां रह गई कि इस गवर्नर का दुर्भाग्य से ऐसा पद बना दिया गया कि उसको, मतलब वही नहीं, एक केंद्र का एजेंट जैसा। वहां पर थोड़ा सा आप खेल सकती हैं कि हाँ ये ठीक है, गवर्नर का भी जो कुछ एक दो एग्जांपल दिखेगा कि गवर्नर के कार्य करने के तरीके में केंद्र सरकार का कुछ हस्तक्षेप दिखा, ये फिर भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये संवैधानिक एक डिबेट ओके है और संविधान की कुछ समस्या थी। अब दूसरी कमी जो मुझे लगी, जब शायद अनुपम सर ने पूछा था कि मैथ का क्या रोल है, तो मैथ के रोल में आप किसी योजना की डिटेल में जाने से पहले पहले से सीधा सा रोल है कि सर, जो मैथमेटिक्स का स्टूडेंट होता है वो किसी दूसरे स्टूडेंट की अपेक्षा अधिक लॉजिकल निर्णय लेगा। मैथमेटिक्स का मतलब क्या है? लॉजिक्स का समावेश उस स्टूडेंट के अंदर दूसरों की तुलना में थोड़ा ज्यादा होना। यही मैथ का इसेंस है, मैथमेटिक्स का। तो हमारे अंदर लॉजिक्स ओके ज्यादा होगा अगर हम मैथमेटिक्स के अच्छे स्टूडेंट हैं। तो पहला सीधे सीधे यही रिलेवेंस आ जाता है प्रशासन में। प्रशासन में हर निर्णय अगर लॉजिक से लिए जाएं तो बहुत अच्छा है। दूसरा, कि जब हम योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो हम दूसरों की तुलना में जल्दी सर्वे कर पाएंगे। हमारा जो डेटा इंटरप्रिटेशन की स्किल होगी ना, वो एक ह्यूमैनिटीज की तुलना में ज्यादा अच्छी होगी। डीआई का जो एक होता है मैथमेटिशियन के अंदर। तीसरा क्या होगा, अगर हम ओके मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो किसी का प्रोज कॉन्स निकालना है, कुछ भी करना है, तो हमारा कैलकुलेटिव माइंडसेट तेज चलेगा दूसरों की अपेक्षा। ये तीन मुझे फायदे दिख रहे हैं मैथमेटिक्स के। और आप संतुष्ट हैं ठीक है इससे? सर ठीक है। हाँ, हाँ तीसरी एक जी चीज हाँ जी आपने, हाँ सूरज सर ने पूछी थी कि जो राम मंदिर वाला मुद्दा है, इसमें आपको क्या धर्म और राजनीति का गठजोड़ दिख रहा है? तो आप उसको अपने हिसाब से क्वेश्चन को आप मोल्ड कर ले गई। क्रॉस क्वेश्चन अगर हो जाता ना तो आप फंसती। सीधे क्वेश्चन ये था कि क्या आपको इसमें धर्म में, राजनीति में क्या धर्म का समावेश दिख रहा है? आपने कहा मैं इस एंगल से देख ही नहीं रही हूँ। भाई क्यों नहीं देख रही? मैं तो क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ ना, क्या इसमें दिख रहा है, यस या नो? मेरे हिसाब से कि अगर प्रेस करें कि क्या आप इस पर्टिकुलर एक्शन में राजनीति में क्या धर्म का समावेश दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। बोल्ड हो जा, मेरे हिसाब से मैं तो बोल्ड हो जाऊंगा कि हाँ सर, थोड़ा सा धर्म का समावेश दिख रहा है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन इसके कुछ ऐसे 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 फायदे भी हैं। तीसरा एक और, जो ओके सर ने पूछा कि अली वर्दी खां के समय ब्रिटिश एम्पायर नहीं फैला, बट सिराजुद्दौला के समय ही क्यों फैला? तो इसका उत्तर मेरे हिसाब से ये होगा कि सर, दस्तक का दुरुपयोग तो अली वर्दी खां के पहले से ही चल रहा था, लेकिन सिराजुद्दौला एक्चुअली एक्टिव ज्यादा हो गया था। अली वर्दी खां ने तो कहा कि ये तो मधुमक्खी के छत्ते हैं, अगर इनको हम छेड़ेंगे तब ये हमें काटेंगी, नहीं छेड़ेंगे तो ये हमें शहद देंगी। तो वो तो एकदम इनएक्टिव बंदा था ना अली वर्दी खां, इसलिए बचे रहे। इसने एक्टिवनेस दिखाई, सिराजुद्दौला ने दस्तक को रोकने की कोशिश की, तुरंत रिवोल्ट कर दिया या फिर तुरंत एक्शन ले लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। दूसरा एक और ये था सिराजुद्दौला के कार्यकाल में कि सिराजुद्दौला के ही समय सिराजुद्दौला के जो दुश्मन थे ना गद्दी के, उसके साथ अंग्रेजों का गठजोड़ होने लगा था। तो ये दो रीजन थे जिस वजह से सिराजुद्दौला के समय ही ब्रिटिश का एम्पायर का एक्सपेंशन हुआ। तो ये मेरी तरफ से इतने ओके इनपुट्स थे। उम्र सीमा जो बढ़ाई गई, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, ये सच में ये ऐसी घटना हुई है, 3 वर्ष बढ़ा दी गई है, इसमें कुछ पॉलिटिकल एंगल भी है। और सर अगर बता दें इसमें, ठीक है सर उम्र सीमा वाले पे क्या डिसीजन लिया जाए? सर इसमें पॉलिटिकल एंगल है तो है, आपको ही पता होगा सर। अमित सर। नहीं, फिर भी मतलब पर्टिकुलर इसमें हमें बहुत ज्यादा ये मानने की जरूरत नहीं है कि पॉलिटिकल एंगल है। जैसे एज हाँ सीमा को लेके आप कुछ एग्जांपल दे सकते हैं कि एक रीजनेबल उसकी एज लिमिट होनी चाहिए भर्तियों की।
अब जैसे ब्रिटिश काल में भी हम लोग ये देखते सर थे कि सर सिविल सेवा में प्रवेश किया, घटा के बहुत कम कर दी थी उन्होंने, 18 से 22 साल तक गई थी। तो उसकी एक लॉजिकल, हम्म, हम इस पॉइंट को बहुत मानने की जरूरत नहीं है कि इसमें पॉलिटिकल एंगल है तो मतलब इनफैक्ट। बट मेरा मानना ये रहता है कि कम से कम एक प्रयास ये जरूर किया जाए कि चीजों को पॉलिटिकल या रिलीजियस हम उनका अलाइनमेंट दिखाने के पहले एक बार आप बचने की जरूर कोशिश करें। जब बिल्कुल नेक्स्ट बिल्कुल, टाइम, पहले बचने की कोशिश करें, टू द पॉइंट पूछे तब आप उसका बता दीजिए। निरुद्ध सर, वो तो ये भी है ना कि 18 साल से 21 साल की जो उम्र है, वो जो पहली वैकेंसी आई वो 3 साल पहले आई, तो बीच का एक हम्म। पीरियड तो लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई कर हमें आप जस्टिस दो, तो उस वजह से उनको वो हाँ, जस्टिफिकेशन हो जाएगा, विदाउट पॉलिटिकल बैरियर उसको लगाने की आवश्यकता नहीं है। सर एक चीज मैं इसमें ऐड करूंगा। आश्चर्य तब हुआ सर जब इसमें एक दो हिंदी के अखबारों ने इसको सिर्फ समझ से जोड़ दिया कि ये सिर्फ हाँ, समझ की डिमांड थी, इसकी वजह से फायदा ले गए दूसरे लोग भी, और उन्होंने पूरे पूरे हेडलाइन से लेकर के पूरा एक्सप्लेनेशन तक ये जिक्र ही नहीं किया कि सवर्णों के अलावा जो बाकी कास्ट है उनके भी 3 साल बढ़े हैं। उन्होंने सिर्फ ये एज तो दिखा दिया कि सबकी 3 साल बढ़ी आपने देखो डिमांड की, आपका केवल बढ़ गया। है, एज तो सबकी बढ़ाई गई है, ऐसा नहीं कि एज सिर्फ तौड़ की बढ़ी है, एज तो वो हाँ सबकी बढ़ाई, वही कह रहा हूँ सर। ठीक है, ठीक है। मैडम हैं जुड़ी हुई हैं अभी। हाँ हाँ, अभी जुड़ी जी हुई सर। है। हाँ जी सर, मैम जी। है, यस सर सर। मैं चलिए आपका कुछ चीजें मैंने जो नोटिस की है, एक तो जो आपका गैप हो गया है वो ठीक है, मतलब इतने गैप कई लोग जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स रहते हैं उनका इतना गैप हो जाता है सिलेक्शन तक में, वो ठीक है। सर सर। बट जो चीज जनरली जो चीज निगेटिव है उससे जबरदस्ती मतलब ये दिखाने की कोशिश ना करें कि उससे हमारे अंदर प्रिजर्वेंस बढ़ा है, मे बी कि किसी ने आपको बताया हो ऐसा कुछ है। ठीक है, आप मतलब हम्म ऑनेस्टली कि कुछ ऐसी कमियां थी जिनकी वजह से इससे पहले मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बट मैंने और बेहतर प्रयास किया और इस बार मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। जो चीजें जनरली ओके सर। नहीं समझा जाता हम्म उन्हें पॉजिटिव दिखाने की कोशिश ना करें, मेरा पर्सनल ओपिनियन इसमें यह रहता है। दूसरा, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी हम्म। पर्सन का नाम, किसी भी इंसिडेंस का नाम जो पॉलिटिकल या रिलीजियस हो, उस पे जब तक बोर्ड मेंबर स्पेसिफिकली ना कहें तब तक आप मत कहिएगा। आप किसी अतीक अहमद का नाम या मोदी गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट, रूलिंग पार्टी, आप इस तरीके के नाम लीजिएगा थर्ड उसमें जाके। ओके। आप बीच हम्म। या किसी क्रिमिनल का नाम जब तक वो लोग ना कहें स्पेसिफिकली तब तक आप उसका नाम मत लीजिए। बोलने का आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। बहुत फ्लुएंटली और बहुत अच्छे से आप बोलती। पीजी आपका मैथमेटिक्स में है, मैथमेटिक्स मेरा भी पीजी रहा है, तो कुछ इंटरव्यू का मुझे एक्सपीरियंस है कि कई बार वो मैथमेटिक्स के बारे में चीजें पूछते हैं अगर कोई मेंबर उससे रिलेटेड हो, तो थोड़ा सर सा इस आप बार तो उसमें जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि सर सर्च ऑप्शनल कर। वाला क्वेश्चन का स्कोप खत्म हो गया, तो पीजी के सब्जेक्ट से जरूर पूछेंगे इस बार। हाँ, तो ओके। उसमें थोड़ा सा कि कौन से मैथमेटिशियन हमारे यहाँ रहे, उनका क्या योगदान रहा, बहुत आसानी से आप गूगल से सर्च करके, या मेरे पास भी कुछ मटेरियल होगा अपने समय का, तो मैं अनुपम सर के जी। माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी आपका ठीक है, ठीक है सर। काफी अच्छा तरीका, बहुत अच्छा है, और ऑल द बेस्ट, आप अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा है, ठीक है। सूरज थैंक यू सर, सर। सूरज सर प्लीज। राशिदा, बढ़िया, अच्छा किया आपने, अच्छे सवालों के जवाब भी अच्छे दिए। और कई बार ऐसा लग रहा था जो बहुत तार्किक सवाल थे उनको आपने ठीक तरीके से एक्सप्लेन किया। लंबा होता है जरूर। और दूसरा ये है कि एक बार ओके। देख लीजिए कि पूछने वाले पूछ क्या रहे हैं, उसके अनुसार ही अपने जवाब को अगर आप उचित तरीके से दे तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, थोड़ा ये है कि शाहजहानपुर के बारे में जरा और पढ़ लीजिए ठीक तरीके से। जैसे मैंने शहीदों वाला पूछा ओके था, सर। उसमें कई सारे नाम हैं, अनुपम सर बता सकते हैं। मेरे ख्याल से 10-12 लोग तो काकोरी कांड में ही थे, शाहजहानपुर से ही। तो उसके विषय में आप थोड़ा पढ़ लीजिए। और जो ओके। मैंने आपसे पूछा सराजुद्दौला वाला, जो बाद में सर ने क्लेरिफाई भी कर दिया आपको, असल में वो जवाब, मेरा सवाल ही वो तब अनुपम सर तब जहन में आया जब वो एज को लेके डिबेट हो रही थी कि मैं लेट हो गई, और इन्होंने जवाब दिया कि अगर मैं शुरुआत में चली जाती तो मुझे फिर वो करेक्ट किया। और मैथमेटिशियन की हाँ जगह ये ह्यूमन उत्तर था, ये कैलकुलेटर उत्तर गलत। है ना, तब मुझे वो समझ में आया। वो ह्यूमन कैलकुलेटर इस तरीके से यूज मत कीजिए, शकुंतला इज ह्यूमन कैलकुलेटर, इट्स फाइन, बट मैथमेटिशियंस इज अदर थिंग। तो आप इस बात को ओके। थोड़ा सा सोच के चलिए। और मैथमेटिशियन की थोड़ी सी प्राचीन गणित शास्त्र से भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पूछे ही जी। जाएंगे वो, आप रखिए ध्यान में।
तो आप अच्छे से पकड़ जी बना के अपने मैथमेटिक्स और भी चले। ठीक बोलते हैं आप, ठीक अच्छे है हैं, सर। होना चाहिए। ओके, थैंक यू सर, ठीक थैंक है, यू। इस अभी इसको कंक्लूड करते हैं सब लोगों ने। जो बेसिक है, एक तो मैंने पहले भी आवाज आ रही प्रॉपर, अनुज सर ने और शिवांग सर, सूरज सर ने आपको बेहतर बताया, लेकिन दो हाँ तीन सर, चीज एक तो बहुत लंबा आप खींच रहे हैं, इतना मौका इंटरव्यू नहीं मिलेगा। हम लोगों ने आपको लगभग 1 घंटे मौका दिया है, इतना मौका मिलने वाला है। दूसरा पॉइंट बिल्कुल टू द पॉइंट हो, ये पॉइंट 3 कमियां बताई, तो 3 कमी आपकी पॉइंट पे रहे, पहली सेकंड थर्ड, या जो भी बताना है वो, बहुत लंबा मौका मिलने वाला नहीं है। दूसरा, जो आप ओके गैप को भी ठीक कहा कि आपको जो हो सकता है आपको बताया हो किसी ने मॉक में कि आप ऐसे खींचिए, तो सिंपैथी गेन करने का कोई मतलब नहीं कि सर हम ये कर रहे थे वो कर, आप बताइए हम तैयारी कर रहे थे बस पेप हो गया, नहीं हुआ, वो हमारा जो रीजन था बताया सर ने कि इस वजह से नहीं हो पाया, या मेंस में कम नंबर है, या इंटरव्यू में, वो लॉजिकल रीजन है, उसको मतलब जबरदस्ती नहीं है। और दूसरा ये है कि आपका डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर है, उसके बारे में थोड़ा बेहतर जी पढ़िए, मैंने खुद भी ये पूछा वहां से आपसे, और चूंकि ऑप्शनल नहीं है, तो ये तय हम्म मानिए कि इस बार पीजी से आपके क्वेश्चंस बहुत होंगे मैथ्स। बिल्कुल, मैथमेटिक्स से बहुत ये होने वाले हैं क्वेश्चंस। भी आपका मैथ से है, ये भी जी डीयू से है, कहाँ से है, हाँ डीयू से है, और बेतिर है, तो बाकी ठीक है। मुझे और कुछ ऐसा नहीं लगता, बोलती है आप ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बाई लॉ मैम से आपकी स्ट्रेंथ, सर 10 सेकंड मुझे दीजिएगा। मैम आपकी स्ट्रेंथ जो है वो सिचुएशन हैंडलिंग वाले क्वेश्चन में, सिचुएशन हैंडलिंग वाले क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छे से टैकल किया, बहुत ही बेहतर। मैंने जानबूझ के 2 चीज काउंटर किए, सबसे बेस्ट मुझे लगा बुलडोजर और पुरुष, जो आपने बताया ना पुनर्वास वाला, वो बेस्ट था, पूरे इंटरव्यू का सबसे अच्छा आंसर था। और ये आपकी स्ट्रेंथ है, प्लीज इस पे स्टिक रहिएगा। और कभी कोई सिचुएशन में ये बोल दिया जाएगा तो आप बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा, आपका बेस्ट आंसर है, तो याद ओके, रहेगा। थैंक यू सर। आपको हमारी तरफ से सर है ना, जी आवाज आ रही है आपको proper? सर हाँ जी बोलो बोलो। सर, सर अनिरुद्ध सर ने कुछ क्वेश्चंस बताए थे, आप प्लीज वो मुझे शेयर कर दीजिएगा क्योंकि उनका भी बिल्कुल मैथमेटिक्स है तो। जरूर हम शेयर कर देंगे, मैं आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से। जो मैंने कुछ नोट्स वगैरह तैयार किए थे अपने समय में, मैं कोशिश करूंगा खोजने की, और मैं अनुपम सर के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा, तो उसमें काफी बेसिक आपको मिल अगर जाएगी। आपको भी अभी कोई डाउट लग रहा हो या कोई क्वेश्चन हो केसी में डिस्प्यूटेड, तो अभी आप पूछ लीजिए, तो हम सभी लोग हैं, और सर भी बहुत एक्सपीरियंस है, सर आराम से उसको बता देंगे, कोई डाउट लग रहा हो तो। हाँ, कोई अगर आपके मन में कोई शंका हो अपने लेकर, क्वेश्चंस को लेकर, अनु सर हमारे बहुत अनुभवी हैं, आपको बहुत बेहतर बता जी पाएंगे, या जो भी अन्य जो पैनलिस्ट हैं सब बता देंगे। आप बताइए, कोई अगर आपको डाउट हो, आपको लग रहा हो कि ये हमें करना है कि नहीं करना, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके मन में हो। सर जैसे पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे, रिलीजन और पॉलिटिक्स को कन्वर्जेंस का पूछा उन्होंने कि उसमें दिख रहा है, तो उसका जैसे शिवांग सर ने बोला कि थोड़ा सा पार्शली उत्तर देके फिर डाइवर्ट कर देना है, बट मैंने क्या किया था कि मैंने उस क्वेश्चन को ही इग्नोर करके दूसरा एंगल दिखा दिया था, ये मैं भी समझ रहा था ये बात। कि पॉलिटिकल एंगल ना दिखा के कि मतलब अपने पॉलिटिकल व्यूज एक्सप्रेस ना करूं, इसलिए मैंने मोल्ड कर दिया था। बट क्वेश्चन जैसे शिवांग सर ने बोला। क्वेश्चन को कट करना सुसाइड है एक तरह से, आपने मतलब बोर्ड मेंबर के ओके क्वेश्चन क्या कर दी, हाँ, पूछा सर खास ने। करके अगर आपने ये बोल दिया ना, आपने इंडिविजुअली बोल दिया कि मैं उसको इस एंगल से देख ही नहीं रही हूँ, तो ये लग रहा है ना कि आप, मैंने ये क्वेश्चन पूछा और आपने बोल दिया कि मैं देख ही नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ उसको इस एंगल ओके से देख रही हूँ, तो मुझे लगा कि मैंने क्वेश्चन ही इसलिए पूछा, उसको ऐसा लगेगा, ऐसा लग सकता है। ओके ओके, तो जैसे आपने बोला कि पार्शली उसको एड्रेस करके फिर हाँ मुझे ये लगता है वैसे कर दूं। हाँ, अगर दोबारा अ- काउंटर करके फिर फोकस हो जाए, नहीं नहीं, इस पे बताना ही है, बोलना ही है, बताओ कि क्या धर्म का एंगल दिख रहा है। देखो बहुत सिंपल है मैम, एक्चुअल में अगर दिख रहा है कोई चीज, अगर स्पष्ट दिख रही है तो कॉमन पीपल की तरह बिल्कुल हाँ दिख रहा है ऐसा। ओके ठीक है। हम्म, सर लास्ट इंटरव्यू में मतलब मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस थे, बट उन्होंने सोशल एंगल और विमेन एंगल पे बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप किए थे। जैसे हम्म, एक क्वेश्चन ये पूछा था कि पति परमेश्वर है या नहीं है, फिर हम्म, उसके बाद हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कैसा होना चाहिए, फिर हम्म, उसके बाद वो और क्वेश्चंस उसी डायमेंशन पे थे। तब हम्म, मैंने उस टाइम में यही आंसर किया था कि पति परमेश्वर नहीं होता है। तो मतलब बिल्कुल उस सही पे है। मुझे काफी मतलब काफी डाइवर्स ओपिनियन मिले, किसी ने बोला कि नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए था बिकॉज वो ओल्ड स्कूल के लोग होते हैं। यही कहते हैं सूरज जी, नहीं नहीं, आपको आपने ठीक बोला, आपने आपका उचित बोला। जो भी वहाँ बोर्ड मेंबर बैठा है, वो कितना भी ओल्ड स्कूल का हो, लेकिन वो इस बात को जानता है, अब है ना, कि इस बात को किस तरीके से जस्टिफाई किया जाता है, और वो आपका जो स्टैंड था, वेरी मच देयर।
You need not to be worry नहीं, about और अगर स्टिक ही हो जाए ना कि नहीं नहीं मुझे लगता है कि पति परमेश्वर है, मैं तो इस पे स्टिक हूँ, तो आप बोलिएगा सर एक कंडीशन पे पति परमेश्वर तभी है जब पत्नी देवी है। तो वो दोनों तरफ से होगा, एक तरफ से नहीं होगा कि सिर्फ पति परमेश्वर है पत्नी नहीं है। ओके उस चीज को जस्टिफाई ठीक है करिए, म्यूचुअल ट्रस्ट का, म्यूचुअल ट्रस्ट का और म्यूचुअल सम्मान का रिलेशन है, आप उस तरीके से बताइए उसे, उसमें कोई ऐसा नहीं है। और ठीक है दूसरा ये मैडम जो सर ने पूछा था, ये हम लोग सरकार की कमियां गिनाते हैं, तो हम लोग जो संवैधानिक व्यवस्था है या जो बहुत ऊपर के पॉलिसी मैटर्स हैं उन पे ना जाके हम लोग इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे आए, ठीक है। वो आप वहां पे मत जाइए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वो एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी व्यवस्था है। हम ये ना दिखाएं कि उस चीज में कमियां हैं, यद्यपि हैं, पर्टिकुलर पूछा जाए तब उसे बता सकते हैं। लेकिन जब इन जनरल कमियां ही पूछी जा रही तो हम लोग इम्प्लीमेंटेशन वाले लेवल पे आए, ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। कि मान लीजिए सरकार ने सर्टेन जैसे महिलाओं के लिए कुछ काम किए, नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए कुछ काम किए, जम्मू कश्मीर के लिए कुछ काम किए, तो जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे जो कहा उसमें भी हम ये दिखाएं कि सरकार ने बहुत एफर्ट किया, बहुत हद तक उन चीजों को उन्होंने अचीव भी किया है। बट थोड़ी सी अगर ये चीजें और हो जाती तो ये और बेटर हो जाता, और उसमें भी सरकार काम कर रही है। हम लोग उसमें ये एंगल लें, ओके हम लोग ना जाए कि ठीक है कि वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो व्यवस्था खराब हो रही है, या अपोजिशन को ये नहीं करने दिया जा रहा, वो बहुत हाई लेवल की चीजें हैं। वो फिर हम एक बहुत हाँ बड़ी तो व्यवस्था ठीक है है, ठीक है मैडम। हम्म, तो इस पे हम काम रखेंगे। ठीक है मतलब सर ये कि सरकार की कमी है हमें एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है, ना कि पॉलिटिकल एंगल देते हुए कि वहां पर उनको ये उसने नहीं दिया ये नहीं किया, बता दो कि ये योजना थी इस योजना में ये था, एडमिनिस्ट्रेशन पे उसको ले आइए क्वेश्चन। ओके ठीक है ठीक है सर ईशा जी, ठीक है आवाज आ रही है ठीक प्रॉपर? होगा। हाँ जी सर ठीक है, तो आपका इंटरव्यू अब समाप्त हुआ, मुझे लगता है आपको कुछ बेहतर, और हम उम्मीद करेंगे कि आपका इंटरव्यू बहुत बढ़िया होगा, और चूंकि आप शाहजहाँपुर के हैं, हम फरुखाबाद से हम लोग हैं, अब जल्दी आपका स्वागत फरुखाबाद में करेंगे। अच्छी पोस्ट इस बार आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, और कोई डाउट हो तो फिर आप होपफुली बताइएगा। सर ठीक है, आप जा सकते हैं जब जी भी कोई डाउट। ठीक है ठीक है ओके थैंक यू सर बेटा, आप एक थैंक काम यू करो सर बेटा। हाँ जी नहीं, आप चलिए, आप लीव कर दीजिए ओके ओके जी बेटा, सर। इसको रिकॉर्डिंग बंद कर दो पहले। ओके।